इस वीडियो में हम लोग 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के। और इसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको हमने अलग अलग एग्जाम से लिया हुआ है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नीट से हमने लिया है, कुछ जेई से लिया है, और कुछ जो होम एग्जाम होते हैं वहां से हमने लिया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है जिनके हमने यहाँ से ऑप्शन हटा दिए हैं, तो हम लोगों को एक तरीके से ये शॉर्ट आंसर करने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो 10 प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं और उनका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 96U। ये आपका गिवन मास है और इसी बेस पे आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम बताना है इसके अंदर। अब जो ये गिवन मास है वो यू के अलावा आपको इस तरीके से ग्राम में भी दे सकता है। तो जब यू में देगा तो इसका हिसाब अलग है, और जब ग्राम में लिखेगा तो इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। जब गिवन मास आपको दिया जाएगा यू में और इसको डिवाइड कर देते हो आप एटॉमिक मास से, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है। ठीक है, और ये क्यों मिल जाता है? क्योंकि U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि इससे पता चलता है कितने एटम का ये मास यहाँ पे लिखा गया है। और अगर ये ग्राम देगा तो जब गिवन मास ग्राम में होगा और उसको एटॉमिक मास से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स से जब एटम बताना होगा तो फिर उसके बाद आप अवोगाद्रो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसलिए जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू आती है। तो अभी हम लोगों को ये वाला सॉल्व करना है। तो आपको दिया गया है जो एटम वो 96U इसका मास दिया गया है, और इसका एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का 24। इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे 4 एटम्स आपको लिखना है, आप 4 मोल्स कभी नहीं लिखोगे। मोल्स कब आएगा? जब गिवन मास होता है ग्राम में। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 4 एटम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बताना है CO3 2 माइनस के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी बताना होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो एक जनरल ऑफ फार्मूला यूज करते हो, उसी से आसानी से निकल जाएगा। फार्मूला है हाफ। यहाँ पे लिखना होता है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उसका लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस आपको यहाँ पे लिखना होता है मोनोवैलेंट एटम का नंबर, कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट हैं। फिर माइनस करना होता है आपको चार्ज, और जो चार्ज होगा विद साइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने से आपको एक नंबर मिलेगा। अगर वो नंबर आपको मिलता है 2 तो SP लिखना है, अगर 3 मिलता है तो SP2 लिखना है, 4 मिलता है तो SP3 लिखना है, 5 मिलता है तो आपको SP3D लिखना है, 6 मिलेगा तो SP3D2 लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं पहले इसका नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हाफ। अब जो सेंट्रल एटम यहाँ पे है वो है कार्बन, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4। इसके साथ यहाँ पे अटैच है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होता है डाईवैलेंट। डाईवैलेंट एटम यहाँ पे यूज करना नहीं है, यहाँ पे केवल यूज करना होता है मोनोवैलेंट एटम का काउंट। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है इसलिए 0 लिखोगे। फिर लिखोगे माइनस, चार्ज यहाँ पे 2 माइनस है इसलिए -2 लिखना है। चार्ज हमेशा साइन के साथ लिखना होगा, याद रखिए। ये हो गया हाफ, ये हो जाएगा 4 + 2 मीन्स 6/2, ये आ जाएगा 3, और 3 का मतलब हो गया sp2। इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है। 11th के बुक में अगर ये फार्मूला आप यूज नहीं करोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और CO3 का स्ट्रक्चर बनाते हो तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O लगाते हो, एक सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव साइन, एक सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव साइन। कार्बन के 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, सारे यूज हो चुके हैं, तो आपको बॉन्ड यहाँ पे कुल 3 बनते हुए दिख रहे होंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ये प्रॉब्लम 2024 के नीट में आया हुआ है। तो चलिए इसको अरेंज कर दीजिए। तो अगर इनको हम लोग पीरियड वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड में आते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और जो सिलिकन है वो आता है कार्बन के नीचे। ठीक है, और किसी पीरियड में जैसे जैसे अब लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब इन 4 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया फ्लोरीन, और कार्बन और सिलिकन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी? कार्बन की। यानी सिलिकन का नंबर आना है सबसे लास्ट में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हो गया F, देन O, देन नाइट्रोजन,
देन कार्बन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सिलिकॉन। ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल। जो एंगुलर नोड होता है वो जनरली होता है एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो अगर किसी भी ऑर्बिटल का आपसे एंगुलर नोड पूछता है तो आपको सीधे सीधे एजीमूथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर देना है। और आप एल की वैल्यू जानते हो, एस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए इसकी वैल्यू है 2, और एफ के लिए इसकी वैल्यू होती है 3। यहाँ पे जो ऑर्बिटल मेंशन है वो एस है, इसलिए एल की वैल्यू इसको लिख देना है 0। मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s ऑर्बिटल इज 0। यहाँ पे इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चाहे आप 1s लिखोगे, चाहे 2s, चाहे 3s, एंगुलर नोड बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा 0 ही रहेगा। अब दूसरा यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। इसको सॉल्व करना है। और ये n होता क्या है, जो सामने नंबर लिखा हुआ है ये n होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 3। माइनस कर दिया l, l इसके लिए है 0, और माइनस कर दिया 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब रेडियल नोड इसका 2 है और एंगुलर नोड इसका है 0। क्वेश्चन नंबर 5, एल्युमिनियम आयन शो ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन मैग्नीशियम आयन। ये आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, ये सर्सन रीजन से मैंने प्रॉब्लम लिया है। तो यहाँ पे एक है आपके पास एल्युमिनियम आयन जिसके पास 3+ चार्ज होता है, और एक है मैग्नीशियम आयन जिसके पास 2+ चार्ज होता है। तो पोलराइजिंग पावर एल्युमिनियम 3+ का ज्यादा होता है, ऐसा ये बोल रहा है, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर हम लोग करते हैं फजान्स रूल के बेस पे, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर आता कैसे है, पहले उसको डिस्कस करेंगे तो आसानी से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक कोई भी कैटायन लिया और एक एनायन लिया, और इसके बीच में हमने आयनिक बॉन्ड बना दिया। अब जैसे आयनिक बॉन्ड बनाओगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए इस एनायन का जो एटम है उसका शेप इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जो इस एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और इस मेटल के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और जब अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा तो इस एटम का जो शेप है थोड़ा सा क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इलिप्टिकल शेप में आ जाएगा ये इस तरीके से। और यही जो शेप का चेंज होना है एनायन के शेप का, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, शेयरिंग में यूज कर लिया इस मेटल के साथ, और इसी शेयरिंग की वजह से क्या हो गया, इसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। यही है कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा ये अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन कराएगा ये मेटल, उतना ही ज्यादा हम लोग यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराना है, इसलिए यहाँ पे सारा जो खेल होगा वो इस चार्ज का होगा जो मेटल कैरी कर रहा है। तो अगर इस मेटल के चार्ज को हम बढ़ाते जाए तो इसका जो अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ेगा, इसलिए पोलराइजेशन की रेट बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको चेक करना है चार्ज। तो एल्युमिनियम के पास 3+ चार्ज है और मैग्नीशियम के पास 2+ चार्ज है, इसलिए एल्युमिनियम डेफिनेटली ज्यादा पोलराइजेशन कराएगा। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको लिख देना है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HF। यहाँ पे दो आपको एसिड दिए गए हैं जिनका आपको लिखना है कॉन्जुगेट बेस, जिसमें से एक एसिड है वाटर और एक एसिड है HF। और एसिड का मतलब होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के हिसाब से H+ को रिलीज करने वाला, मतलब ये दोनों यहाँ से H+ को रिलीज करेंगे। तो यहाँ से H+ को हटा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH- में, और यहां से H+ को हटाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा F- में, और ये दोनों स्पीसीज हो जाएंगे इसके कॉन्जुगेट बेस। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करना है, और जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं तो जितना यहाँ पे एनर्जी का चेंज आता है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी।
अब जनरली होता क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये एटम कुछ एनर्जी लूज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव। इसलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम बोलते हैं। बाकी इस नेगेटिव का कोई दूसरा मतलब नहीं है, बस ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं कि एटम से इतनी एनर्जी लूज हो जा रही है। ठीक है। अब जो एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी लूज करता है, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका नेगेटिव वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का उसको देखोगे तो बोरान आता है सेकेंड पीरियड में, उसके नीचे थर्ड पीरियड में एल्युमिनियम आता है, इसके नेक्स्ट आता है कार्बन और उसके नीचे आता है सिलिकॉन। तो यहाँ पे इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हुआ चारों में कार्बन। इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बताना है CrO5 के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ आपके कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड रहता है, और पेरोक्साइड बॉन्ड जहां पे बनेगा वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -1 यूज करते हैं। अगर कहीं पे ऑक्साइड बनेगा तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अगर हम फार्मूले पे चले जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे x+5 इंटू -2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, और ये आंसर होगा बिल्कुल गलत। आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो CrO5 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा होता है, जिसमें एक क्रोमियम के साथ आपको लगाना है डबल बॉन्ड O, और उसके बाद 4 O यहाँ पे पेरोक्साइड के फॉर्म में होंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो 4 O होंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यूज करना है -1, और इस वाले का यूज करना है -2। अब सॉल्व कर लो। क्रोमियम का बताना है इसलिए इसका x लिख लिया, एक ऑक्सीजन का लिखा -2 और 4 ऑक्सीजन का लिखा -1, मिल के टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको +6 लिखना है, 10 कभी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9। The equilibrium constant for a reaction at 300 Kelvin is 10. What will be the value of delta G naught? ये आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन है वहां से प्रॉब्लम है, जहां पे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं और उसमें एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसका। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT log KC। इसी वैल्यू को यूज कर लेना है। तो -2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 8.314। टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में यूज करना है 300, और लॉग केसी, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 दिया है, इसे लिखोगे log 10। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप याद रखना। यानी वैल्यू हो गई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 5744.14। ठीक है। इसको आपको लिख देना है जूल पर एटम पर केल्विन, और अगर इसको किलो जूल में लिखोगे 3 डिजिट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखना है 5.74 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। फॉर विच रिएक्शन Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। यहाँ पे कह रहा है कि किस रिएक्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये जेई 2024 के पेपर में आया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे Kp और Kc में रिलेशन जानते हो। Kp इक्वल टू होता है Kc RT टू दी पावर डेल्टा N, जहां पे डेल्टा N है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, तो लिखोगे 2 - 1 मीन्स 1। यहाँ पे लिखोगे 2 प्रोडक्ट में है, 2 रिएक्टेंट में, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2,
2 माइनस 2 जीरो, यहाँ पे भी रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो इस वाले में जो डेल्टा एन है अगर आप यहाँ पे यूज करोगे 1, तो केपी इक्वल टू आ जाएगा केसी मल्टीप्लाई आर टी, यानी यहाँ पे केपी और केसी बराबर नहीं आ रहा है। बाकी जहां जहां जीरो आएगा वहां वहां केपी केसी बराबर आएगा, क्योंकि आरटी के पावर लिखोगे जीरो जिसका मतलब होता है 1। ये पूरा खत्म हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी हो जाएगा। तो पहले के लिए दोनों सेम नहीं है, बाकी सबके लिए ये सेम है। ठीक है, तो ये हो गए 10 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।